औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। तो सेकेंड ईयर में अब हम सेकेंड ईयर का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करते हैं कि सेकेंड ईयर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है। सेकेंड ईयर में बेटा अगर हम डिस्कस करते हैं तो सेकेंड ईयर में टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं और 7 चैप्टर को बेसिकली 2 हिस्सों पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स हैं वो कैलकुलस पे हैं और जो 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7 हैं तो वो एनालिटिकल ज्योमेट्री पर हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर देखें क्लास 12 है बेटा आपकी, और क्लास 12 में अगर आप लोग देखें तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कैलकुलस पे है बेटा और एनालिटिकल ज्योमेट्री 4, 5, 6 और 7 पे है। अब सेकेंड ईयर का सिलेबस के माइंड में रखिएगा, वो पार्ट 1 की निस्बत थोड़ा सा चेंज है क्योंकि पार्ट 1 में बहुत से चैप्टर्स आपके बेटा ऐसे थे जो ऑलरेडी आप लोग 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। जबकि सेकेंड ईयर में देखें तो आपको बहुत कम कोई मवाद आपको ऐसा मिलेगा, डाटा ऐसा मिलेगा जो इससे पहले आप लोग 9th 10th में पढ़ चुके हों। तो लिहाजा आपने सेकेंड ईयर पे बहुत अच्छी तवज्जो देनी है और बड़ी तवज्जो के साथ उसकी डेफिनेशंस, उसके मेथड, उसकी टेक्निक्स को फॉलो करना है क्योंकि ये टोटली आप लोगों के लिए नई चीज़ है। अब सबसे पहले जो आप लोगों के लिए इस चैप्टर में या इस लेक्चर में आपके लिए जो नई चीज़ है वो ये है कि कैलकुलस, व्हाट इज़ द कैलकुलस, कैलकुलस क्या है। तो कैलकुलस की अगर हम बेसिक डेफिनेशन पे मूव करें तो हमारे पास क्या आता है कि कैलकुलस मल्टीप्लाइज द कैलकुलेशन ऑफ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैनी अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ। एंड देन रोल ऑफ कैलकुलस, नेक्स्ट है हमारे पास के रोल ऑफ कैलकुलस मीन्स कि ये जो डेफिनेशन है वो हमारी क्या हेल्प करती है, वो क्या रोल प्ले करती है। तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलस फॉर एग्जांपल अगर पहले आपको अगर ये कहा जाता है कि आप एक डिस्टेंस फाइंड करके बताएं ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा कर स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट अगर आपको ये बात कही जाती है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ कर्व, तो देन यहाँ पर कैलकुलस हमारी हेल्प करता है कि हम लेंथ ऑफ अ कर्व कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह सेकेंडली अगर आपको ये बात कही जाती है कि आप एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करके बताएं, तो विदाउट यूजिंग कैलकुलस वी कैन फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज, बट इफ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देन calculus once again help us to find the instantaneous rate of change. If we are required to find the work done by a constant force, then without using the calculus we can find the work done by a constant force. But if we are required to find the work done by a variable force, then once again here calculus help us how to find work done by a variable force. Similarly, if we are required to find the area of regular shapes, for example area of triangle, area of prism, for example area of हमारे पास स्क्वायर आ जाए, एरिया पैरेललोग्राम हमारे पास आ जाए, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना अगर हमारे पास आ जाए, तो यहाँ पर विदाउट यूजिंग कैलकुलस हम इन सब के एरियाज फाइंड कर सकते हैं। बट इफ़ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ irregular shapes, then once again here calculus will help us. And now if we are find the volume of a regular 3D shapes, then without using calculus we can find the volume of a regular 3D shapes. But if we are required to find the volume of irregular 3D shapes, then once again calculus help us. And similarly if we are find the mass of a solid of constant density, then without using calculus we can find the mass of a solid of a constant density. But if we are required to find the mass of a solid of variable density, here point to be noted variable density, then once again calculus help us to find the mass of a solid of variable density. Now अब हम बेटा मूव करते हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर और 1.1 एक्सरसाइज के ऊपर। और 1.1 एक्सरसाइज बेटा हमारी 1.1 जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली फंक्शन के ऊपर है। तो हमें सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि फ़ंक्शन क्या है। तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन पे अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये सेम वैसे ही है जैसे आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 है आपका 2.6 एक्सरसाइज में आप लोगों ने कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन वहाँ पर आप लोगों ने सीखा हुआ था कि सेट 1-to-1 फंक्शन होना चाहिए उसको, तो तब वो हमारे पास फंक्शन कहलाता है। और एक्स की जो वैल्यूज़ है वो डोमेन कहलाती थी, और जो वाई अगर हमारे पास सेट होता था उसकी जो वैल्यूज़ होती थी वो हमारे पास रेंज कहलाती थी। और ये 1-to-1 होता है कि एक्स की एक एलिमेंट जो है ना वो वाई के एक एलिमेंट के साथ ही उसका इमेज जनरेट करती है। तो इस टाइप की जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो जनरेट होता है वो सारे का सारा क्या कहलाता है, फंक्शन हमारे पास कहलाता है। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन पे आए, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हो, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए फंक्शन का सबसे पहले वर्ड किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो टर्म फंक्शन
was recognized by a German mathematician Leibniz 1646-1716। अब ये लेबनीज़ मैथमेटिशियन जर्मन था, आपको उसका नाम याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आता है उसमें भी ये काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है, और बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्टिव के अलावा अगर डेफिनेशन पिंडी बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो पिंडी बोर्ड में डेफिनेशन आती हैं, तो डेफिनेशन में भी ये बात आ सकती है। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं, यहाँ पर देख लें क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ सर्कल, इफ़ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल देन एरिया ऑफ सर्कल ए डिपेंड्स ऑन द रेडियस और डायमीटर ऑफ अ सर्कल, दैट इज़ एरिया ऑफ अ सर्कल। आपको पता है, आप 7th क्लास में भी फार्मूला बेटा पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एंड ए किस एरिया, अगर डायमीटर अगर आप यूज़ करते हैं बेटा तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर अगर आप देखें दो सेट अगर हम बना लेते हैं तो यहाँ पर हमें ये बात पता चलेगी, एक हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है एरिया कैपिटल ए, और अगर हम पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो पाई तो आपको पता है कांस्टेंट है, वो तो फिक्स है, 22/7 उसकी वैल्यू होती है, और दूसरा वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है हमारे पास आर। जैसे ही अगर हम रेडियस को चेंज करते रहेंगे तो हमारे पास एरिया चेंज होता रहेगा। अगर रेडियस हम जितना बड़ा लेते रहेंगे एरिया का भी आंसर उतना ही बड़ा आता रहेगा, रेडियस जितना छोटा कर देंगे एरिया का आंसर भी उतना छोटा, क्योंकि रेडियस जितना छोटा होगा सर्कल भी छोटा हो जाएगा, जब सर्कल छोटा हो गया तो ऑब्वियसली उसका एरिया भी छोटा हमारे पास आता रहेगा। अब यहाँ पर देखें तो दो वेरिएबल हमारे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक ए और एक आर। अ फंक्शन इज़ अ रूल आर अ कॉरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स इन अ सच अ वे दैट ईच एलिमेंट्स इन द फर्स्ट कॉरस्पॉन्डेंस टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स इन दी सेकेंड सेट। तो ये बेसिक डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है, कंसेप्ट ऑफ फंक्शन हमारे पास आ जाता है कि कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन को अगर हम देखें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि अगर हम फंक्शन जनरेट करना चाहते हैं तो हमारे पास दो सेट्स होते हैं, एक सेट इंडिपेंडेंट कहलाता है, दूसरा सेट डिपेंडेंट हमारे पास कहलाता है, और दो डिपेंडेंट पे दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जैसे सी बात है, उन दो वेरिएबल्स का फर्दर नाम क्या है, एक को हम डोमेन का नाम दे देंगे और एक को हम रेंज का नाम दे देंगे, और यहाँ से जो चीज़ हमारे पास जनरेट हो जाएगी जिसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या नाम दे देंगे, फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई इज़ अ रूल और correspondence that assigns to each element of x, point to be noted, each element of x in a unique element of y means कि x के अंदर अगर डिफरेंस अगर हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं वो y सेट के साथ अगर इमेज बनाएंगे तो वो यूनिक इमेज बनाना चाहिए। x का एक एलिमेंट y के किसी दो एलिमेंट के साथ इमेज जनरेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये फिर फंक्शन नहीं रहेगा हमारे पास। सेट ऑफ y, द सेट x इज़ कॉल्ड द डोमेन, सेट ऑफ x की जो वैल्यूज़ हैं वो डोमेन कहलाएंगी हमारे पास, एंड द सेट ऑफ y इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ f। इसके लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कोई सी भी दो वैल्यूज़ अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है, इसको हम अगर हम सेट x का नाम दे दें, यहाँ पर हमारे पास 1 वैल्यूज़ ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, और अगर हम यहाँ पर एक y सेट ले लेते हैं तो y सेट में कोई भी वैल्यूज़ ले लें, सपोज़ करें a, b और c अगर आप वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 1 का इमेज b के साथ बना दें, 2 का इमेज a के साथ बना दें, 3 का इमेज अगर हम बेटा c के साथ बना देते हैं, तो ये यहाँ पर हमारे पास सेट की डेफिनेशन को फुलफ़िल करती है। क्यों? x की जो हमने यहाँ पर बात की है कि 1 एलिमेंट ऑफ x इज़ ओनली यूनिक एलिमेंट ऑफ y, x का 1 जो एलिमेंट है वो इमेज बना रहा है b के साथ, 2 इमेज बना रहा है a के साथ, और 3 इमेज बना रहा है हमारे पास c के साथ। मीन्स x की एक सिंगल वैल्यू y की भी एक सिंगल वैल्यू के साथ भी बेटा इमेज बनाती है। अभी हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी डेफिनेशन फंक्शन की, कि फंक्शन क्या है, फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि डोमेन क्या है। तो सेट x सेट के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये बेसिकली डोमेन कहलाएंगी, और y सेट के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास वो रेंज कहलाएंगी। मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये बात कह सकते हैं कि डोमेन 1 2 3 है, और रेंज की बात करें तो हम रेंज के मतलब ये बात कह सकते हैं कि वो ABC है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद फंक्शन के मतलब थोड़ी बहुत ही डिस्कशन करेंगे। आज आपके लिए इतना ही था। आज का बेसिक जो हमारा कंसेप्ट था वो ये था, हमें ये बस इस बात का पता चल जाए कि कैलकुलस क्या है, कैलकुलस हमारी क्या हेल्प करती है, और 1.1 एक्सरसाइज में कंसेप्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। दैट्स ऑल। थैंक यू बेटा।